हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम कर रहे हैं टीजीटी हिंदी का पेपर 2022 का, जिसके मैं 30% आपको पहले ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है कि रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। रस के बारे में आपको असंगत बताना है कि कौन सा गलत है। रस के बारे में आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा पूछा जाएगा। तो रस को अच्छे से कर लेना कि भरतमुनि ने कितने रस माने हैं, और अन्य जो आलोचक हुए हैं, अन्य जो विद्वान हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने रस कौन कौन से रस दिए हैं। तो रस के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। तो रस का आस्वाद लौकिक है, जबकि रस अलौकिक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना लोकोत्तर चमत्कार है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, ये जो परिभाषा है क्या भरतमुनि के द्वारा दी गई है, या फिर क्या बताया गया कि नाटक में शोक व दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं कि रस का आस्वाद लौकिक है, जबकि क्या दिया गया, जबकि रस अलौकिक है। बिल्कुल सही है ये परिभाषा, मतलब रस के बारे में कि रस का आस्वाद लौकिक है, जबकि रस अलौकिक है। अलौकिक का मतलब क्या है कि रस हमारे क्या कह सकते हैं कि रस विद्यमान होते हैं, और जब कोई स्थिति पाकर रस क्या होते हैं, फिर जागृत होते हैं। तो रस का जो आस्वाद होता है लौकिक होता है, लेकिन रस क्या है, अलौकिक है। बिल्कुल सही है। ज्ञान अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है। ये यहाँ पर गलत दिया गया। जब शून्य या रहित हो जाएगा तो लोकोत्तर चमत्कार कैसे उत्पन्न होगा। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, आचार्य भरतमुनि के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, और उन्होंने अपने ग्रंथ यानी नाट्य शास्त्र में ये परिभाषा दी है। और जो ये रस निष्पत्ति लास्ट में ये शब्द आया है, इसको लेकर 4 अन्य आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने मतानुसार रस की परिभाषा दी थी। यानी कि रस निष्पत्ति के ऊपर उन्होंने काम किया था, जिसमें कौन कौन से हैं, भट्ट लोलट है, शंकुक है, भट्ट नायक है, और अभिनव गुप्त है। इन चारों ने अपने अनुसार क्या दिया है, रस निष्पत्ति के बारे में अलग तरह से बात की है। और नाटक में शोक व दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। जब आप नाटक को देखते हो, नाटक को जब आप पढ़ते हो, तो उसमें अगर शोक है, दुख है, तो उससे मतलब आपके अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि इसके मतलब इसकी कि जो स्टोरी है, इसका अंत मतलब किस प्रकार से दिखाया गया है। तो ये क्या है, वर्णन से आनंद अनुभूति होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया था कि कौन सा गलत है। भरतमुनि के द्वारा 8 रस दिए गए हैं। 9वां रस किसने माना है, शांत रस उद्भट ने माना है। भक्ति रस को किसने माना था, रूप गोस्वामी ने माना था। और वात्सल्य रस किसके द्वारा माना गया है, विश्वनाथ के द्वारा माना गया है। आगे चले, क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि रजनी बीती भोर भयो घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना कंगना के झनकारे। किसकी पंक्तियां, सूरदास की है, मीराबाई की है, घनानंद की है, केशवदास की है। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। भोर और बरखा 7th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो किसने ये पंक्तियां लिखी है, मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। भोर और बरखा नाम से कविता लगी हुई है सिलेबस में। सूरदास, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, और सूरदास के द्वारा सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 ग्रंथ लिखे गए थे। साहित्य लहरी में इन्होंने अपनी वंश परंपरा दी है। बात करें घनानंद की, तो घनानंद रीति काल में रीति मुक्त काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि। इनका ग्रंथ आता है सुजान कौन सा आता है इनका, सुजान सागर। किसका ग्रंथ है, घनानंद का है। और घनानंद निम्बाक संप्रदाय में दीक्षित थे, और मोहम्मद सारंगीले के दरबार में रहते थे। प्रेम के पीर शब्द का प्रयोग घनानंद के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किया है। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था, और केशवदास क्या थे, रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच समन्वय का काम करते हैं। यानी कि भक्तिकाल की समाप्ति और रीतिकाल की शुरुआत में कौन आते हैं, केशवदास आते हैं। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ था, और केशवदास के द्वारा एक रचना लिखी गई थी, रामचंद्रिका। बताया जाता है कि रामचरितमानस की एक होड़ मतलब होड़ में इन्होंने एक रात में ये रचना लिख डाली थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं, मीराबाई के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। आगे चलते हैं कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है विजुगुसु, युत्सा, युत्सु, मुमरसु। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, युत्सु कहा जाता है। युत्सु कहां से पात्र है, किसमें पात्र है, महाभारत में युत्सु नाम का पात्र था।
आगे चले कि निम्न शब्दों में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। स्वच्छ है, स्वस्थी है, स्वस्थ है और सलप है। तो किसमें नहीं हुआ है सु उपसर्ग का प्रयोग? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वस्थ में क्या है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। आगे चले, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? मेरे बचपन के दिन, बड़े घर की बेटी, माटी वाली, अपराजिता। तो कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। और ये क्या कह सकते हो आप, संस्मरण इसको कह सकते हो, क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने सबसे ज्यादा लिखे हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत या माँ दीपशिखा, सप्तवर्णा, ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा या वेदना की कवयित्री कहा जाता है। वेदना की कवयित्री इनको नीरजा के कारण कहा जाता है। और निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। तो मेरे बचपन के दिन किसने लिखा है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगर बचपन पूछ लिया जाए तो किसने लिखा है? बचपन कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद ने लिखी है कहानी है। माटी वाली विद्यासागर नोटियाल के द्वारा लिखी गई कहानी है। अपराजिता, अपराजिता अपराजिता किसके द्वारा लिखा गया है? ये तार सप्तक के अंतर्गत कवि आते हैं भाई, कुंवर नारायण के द्वारा अपराजिता लिखा गया है, अगर मैं सही हूं तो। आगे चले कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रमाणिक, आगामी, अभिजात्य, दुरावस्था। तो शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। अभिजात्य नहीं, अभिजात्य होता है। और दुरावस्था नहीं, दुरावस्था है। लेकिन क्या है शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, तो कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? आपका जाएगा आगामी। आगामी क्या है? यहाँ पर शुद्ध शब्द है वर्तनी संबंधी। आपसे 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपसे 2 क्वेश्चन तो मतलब टीजीटी या पीजीटी में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। आगे चले, क्या दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वीणा के ऊपर, लोकायतन के ऊपर, चिदंबरा के ऊपर, युगांत के ऊपर। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद की बरहत्तरी में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनको किस रचना के ऊपर है क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के ऊपर। और कब दिया गया था? ये 1968 में दिया गया था। और ये वही कवि हैं जिनको सबसे पहले हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1925 में किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। वीणा भी इन्हीं की रचना है, लोकायतन भी इन्हीं की है। लोकायतन महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया है और युगांत भी इन्हीं की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें छायावादी रचनाएं कौन कौन सी आती है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ये 5 रचनाएं किससे संबंधित है? इनके छायावाद से संबंधित है। तो बता दिया ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि चिदंबरा के ऊपर इनको सबसे पहले क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। मोह को कहां ढूंढे बंदे रे, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास की है, रईदास की है, दादू दयाल की है, कबीरदास की है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में? यानी कि भगवान जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कबीरदास के कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि मुझे ढूंढने के लिए तो जिस तरह काशी की तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन मैं तो तेरे मन में यानी कि तेरे पास ही हूँ। मुझे ढूंढने के लिए कहीं बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। तो कबीरदास के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। रईदास का जन्म 1388 में यानी कबीरदास से 10 साल बड़े थे। और दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्म स्थली किसको बनाया था? राजस्थान को बनाया था। कहां पर इनकी कर्मस्थली बताई जाती है? राजस्थान के में। और राजस्थान का इनको क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, ये पंक्ति किसने लिखी है? कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है? मनु भंडारी का है, हरिशंकर परसाई का है, प्रेमचंद का है या महादेवी वर्मा का है? तो जैसे उनके दिन फिरे ये क्या है? कहानी है। इसकी विधा क्या है? कहानी है। बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? मनु भंडारी के द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा। तो जैसे उनके दिन फिरे ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई कहानी है। और हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई माने जाते हैं। हरिशंकर परसाई का एक कौन सा चैप्टर लगा हुआ है एनसीईआरटी में 9th क्लास में?
प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने लिखा है। कौन सा लिखा भी? प्रेमचंद के फटे जूते। मनु भंडारी का 10th क्लास में दिया गया है एक कहानी यह भी। मुंशी प्रेमचंद की नमक का दारोगा और कौन सी है? दो बैलों की कथा। और महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन एनसीईआरटी में इन सब के चैप्टर लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। आगे चले, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत बताना है जो संधि की विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। भूष्मा भू प्लस उष्मा, कृपाचार्य कृप प्लस आचार्य, वाणी औचित्य वाणी प्लस औचित्य और गुरुवादार्य गुरु प्लस औदार्य। तो असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। तो वाणी प्लस औचित्य, ये क्या है? यहाँ पर असंगत है। क्यों असंगत है? क्योंकि वाणी वाणी हमेशा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। तो ये यहाँ पर वर्तनी संबंधी यहाँ पर अशुद्धि दी गई है, तो ये क्या है? असंगत है। कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जाएगा। आगे बात करें, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में हुआ है? स्फोट में, प्रतीयमान अर्थ में, लक्ष्यार्थ में, अभिधेयार्थ में। तो बताना है कि ध्वनि ध्वनि संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? आनंद वर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय दिया गया है। जैसे कि रस संप्रदाय भरतमुनि ने, अलंकार संप्रदाय भामा के द्वारा और गुण संप्रदाय वामन के द्वारा, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा। तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया। तो भारतीय काव्य शास्त्र में बताना है कि ध्वनि को किस तरह से प्रयोग किया जाता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्वनि क्या है? प्रतीयमान अर्थ में प्रयोग होता था ध्वनि का, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रतीयमान अर्थ में ध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय काव्य शास्त्र में। आगे चले, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी पर भुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास की है, मलुकदास की है, रईदास की है, सुंदरदास की है। तो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी किसके द्वारा पंक्तियां लिखी गई हैं? ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पंक्तियां लिखी गई है रईदास के द्वारा, जो अपने आप को क्या बताते हैं? जाति का चमार। यानी कि इनकी एक फेमस जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई, और अपनी ऊंची जाति अपनी नीची जाति, कुछ इस तरह से करके ये पंक्तियां लिखते हैं। तो रविदास यानी जन्म इनका कब है? 1388 में। और रविदास, रविदास को ही क्या कहा जाता है? रविदास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 में। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी पंक्ति है? ये मलुकदास की है। सुंदरदास, संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास थे। जन्म कब हुआ था? 1596 में हुआ था। और ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। और किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। ये पंक्तियां पूछी गई थी कि किस कवि के द्वारा लिखी गई है, तो रविदास के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। आगे चलते हैं कि कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? अत्यधिक, व्यू, सदैव, प्रत्येक। तो कौन सा शब्द है जो यण संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है तो सदैव, सत प्लस एव से बनेगा सदैव। तो ये क्या है? आपका यण संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों अत्यधिक, व्यू और प्रत्येक क्या है? यण सवर संधि के क्या है? उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विजन का अर्थ बताएं। दृष्टि, खाद्य पदार्थ, सुनसान स्थान, ऊषर। विजन शब्द कहाँ पे है? जब आप बसंत भाग 1 पढ़ते थे एनसीईआरटी 6th क्लास में, वहां पर एक कविता दी गई है। पहली ही कविता है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा। वहां पर जो चिड़िया की बच्ची, हाँ चिड़िया 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 की बच्ची नहीं भाई, चिड़िया तो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई कहानी है। और चिड़िया चिड़िया कविता में विजन शब्द का अर्थ आया है। तो विजन, विजन शब्द का क्या अर्थ है? सुनसान स्थान। यानी कि विजन क्या है? सुनसान स्थान, वहां पर प्रयोग किया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट है, रामचंद्र शुक्ल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। बाण भट्ट की आत्मकथा, सबसे पहले तो विधा याद रखनी है। ये क्या है? उपन्यास है बेटा, आप कंफ्यूज मत होना। कई बार बच्चा क्या करता है कि आत्मकथा को देखकर आत्मकथा लगा देता है, लेकिन ये क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट जन्म 1844 में। और बालकृष्ण भट्ट
बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1844 में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा लिखा था? प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास का दूसरा नाम क्या था? वृंजांगना विलाप था। और इस रचना के ऊपर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। वेद ही बनवास भी पूछी जाती है, किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। आगे चले, मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका है मृदुला सिन्हा है, मृदुला गर्ग है, मालती जोशी है, ममता कालिया है। तो मेरे संग की औरतें किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? मेरे संग की औरतें ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई कहानी है, और 9th क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है मतंग किस शब्द का पर्याय है? सूरज का, हाथी का, हिरण का, राक्षस का। तो मतंग, मतंग किसका पर्यायवाची है? हाथी का। मतंग किसका पर्यायवाची चला जाएगा? हाथी का क्या है? ये पर्यायवाची है। निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तृवाच्य बताना है। रोगी से चला नहीं जाता, डाकिया डाक वितरित कर रहा है, राम से चुप नहीं बैठा जाता, सीता द्वारा गाना गाया जाता है। तो बताना है कि किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है कि डाकिया डाक वितरित कर रहा है? ये क्या है? यहाँ पर कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, यानी कि कर्ता की यहाँ पर क्या है? प्रधानता है। तो क्या है? डाकिया डाक वितरित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? यहाँ पर सही है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य क्या होता है? कि किसी भी बात को कहने के लिए हमारे पास कोई न कोई विषय होता है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। और वाच्य में किसी एक टॉपिक को लेकर क्या की जाती है? उसके ऊपर बात की जाती है। वाच्य को आप इस तरह से समझो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी कि डाकिया डाक वितरित कर रहा है में क्या है? कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। आगे चले, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है? सरिता, सविता, वनिता, दुहिता। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन सा है? इसमें सविता, सविता क्या है? पुल्लिंग है। सरिता क्या है? स्त्रीलिंग है। वनिता स्त्रीलिंग है। दुहिता स्त्रीलिंग है। लेकिन सविता क्या है? सविता पुल्लिंग के अंतर्गत जाएगा, न कि स्त्रीलिंग। आपसे पूछा गया था, पुल्लिंग है। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी है, संसद से सड़क तक है, अंधा युग है। तो महाभारत काल की पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है? गीति नाटक। ये है अंधा युग। किसके द्वारा लिखा गया था? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा था? ये 1955 भी इसका प्रकाशन वर्ष है, और 1954 भी क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है। दोनों माने जाते हैं। तो अंधा युग किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा है। और ये नाटक क्या है? 5 अंकों में विभाजित है। तीसरे अंक के बाद अंतराल आता है, और लास्ट में क्या आता है? समापन आता है। बता दिया मैंने किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने। एक आते हैं डॉक्टर धर्मवीर, जो कि दलित लेखक है, साहित्यकार है। और एक आते हैं धर्मवीर भारती, जिन्होंने क्या लिखा था? अंधा युग, ठंडा लोहा जैसे इनके प्रसिद्ध क्या है? काव्य हैं। बात करें चांद का मुंह टेढ़ा है, तो मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचना है कामायनी। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। इसमें कुल कितने सर्ग? 15 सर्ग। बार बार मैं आप लोगों को सर्गों के बारे में बताती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, संपन्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। यानी चिंता, कामायनी जो हो चिंता से शुरू होती है और आनंद पे जाकर समाप्त होती है। तो कामायनी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। कब लिखा है? 1935 में लिखा है। इसके ऊपर किस दर्शन का प्रभाव है? तो शैव दर्शन का इसके ऊपर प्रभाव है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी क्या है? इसमें देखने को मिला है। तो कामायनी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, भूलकर भी इसको नहीं भूलना है। संसद से सड़क तक किसने लिखा? सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? यहाँ पर सही है। जो महाभारत की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? गीति नाटक अंधा युग है। और इस अंधा युग नाटक में जो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। तो 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तक का क्या है? इसमें वर्णन किया गया है धर्मवीर भारती के द्वारा। पढ़ के देखना, बहुत ही अच्छा नाटक है, पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। आगे चले, कट्टर शब्द में प्रयुक्त व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का है? द्वित्व व्यंजन है, प्रकंपित व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। तो कट्टर शब्द में प्रयुक्त जो टेन व्यंजन है गुच्छ किस श्रेणी का है? ये आपको बताना है। तो द्वित्व व्यंजन, यहाँ पर द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, प्रकंपित व्यंजन नहीं है। रे क्या है आपका? प्रकंपित व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं?
स्पर्श व्यंजन तो आपके कैसे मैं तक होते हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके च, छ, ज, झ और ये आपके क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? सम्मान, अत्यंत, अन्याय, अक्षुण्ण। तो किस शब्द में हमें जो ये है पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? तो किसमें? अत्यंत में। जो अत्यंत है इसमें हम पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से है तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है। तो असलियत शब्द दिए गए हैं तत्सम, देशज, विदेशज और तद्भव। देशज शब्द जो ग्रामीण भाषा के हैं, विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से है, तत्सम जो संस्कृत के और तद्भव जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में हम प्रयोग करने लगे हैं। तो तद्भव सॉरी असलियत, असलियत क्या है? ये विदेशी भाषा का शब्द है। क्या है? ये विदेशी भाषा का शब्द दिया गया है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का, हास्य या करुण रस? तो देखो इन पंक्तियों को पढ़ो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि हिरण की आंखों के समान जिसकी आंखें हैं, भगवान राम किससे पूछ रहे हैं? मृग से, यानी हिरण से ही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वियोग है, यानी कि भगवान राम का सीता माता से यहाँ पर वियोग दिखाया गया है। तो वियोग श्रृंगार का क्या है? यहाँ पर उदाहरण है। संयोग श्रृंगार, यहाँ पर मिलन की कोई बात नहीं है। हास्य यानी कि हंसने से संबंधित पंक्ति आपको देखने को नहीं मिल रही। करुण रस का भी यहाँ पर प्रयोग नहीं है। तो क्या है? यहाँ पर वियोग श्रृंगार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे चले, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? भाषा आपसे पूछी गई है, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में, ब्रज भाषा में। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा है, इनकी कृति का आधार स्तंभ भी यही है। तो अवधी किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत, अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत। रामचंद्र शुक्ल जायसी की 3 रचनाएं मानते हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। अखरावट जो है वो वर्णमाला संबंधी एक एक अक्षर को लेकर लिखी गई रचना है। कौन सी? अखरावट। आखिरी कलाम क्या है इनकी? इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। और पद्मावत में इन्होंने जो लौकिक कथाएं हैं उनके माध्यम से क्या किया है? वर्णन किया है। तो अवधी भाषा में क्या है? ये रचना लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, नादान दोस्त, अकबरी लोटा। तो तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है, ये पंक्तियां कहां से उठाई गई हैं? ये पंक्तियां ली गई है मिठाई वाला, भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, मिठाई वाला। 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्या है? कहानी दी गई है। मिठाई वाला की विधा क्या है? कहानी है। चिड़िया की बच्ची अभी मैंने बताया था, जैनेंद्र के द्वारा लिखी गई है। नादान दोस्त किसने लिखा? प्रेमचंद ने लिखा है। और अकबरी लोटा किसके द्वारा लिखा गया? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आदिकाल, जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो हिंदी साहित्य 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 संवत मानी गई है। तो बताना है कि असंगत कौन सा है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एकमत हैं। राहुल सांकरत्यान ने इसे सिद्ध सामंत युग व महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है। रिठणम चरित स्वयंभू द्वारा एवं नय कुमार चरित पुष्पदंत द्वारा रचित कृतियां हैं। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। तो असंगत बताना है कि असंगत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? यहाँ पर असंगत है कि आदिकाल की जो अंतिम समय सीमा है उसके निर्धारण पर सभी इतिहासकार एकमत है। एकमत नहीं भाई, उनमें आपस में क्या था? मत नहीं था, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा आदिकाल की समय सीमा अलग अलग मानी गई है। यहाँ पर एक मत दिया गया, बल्कि उनमें आपस में मत नहीं था। इसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। राहुल सांकरत्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। चारण काल किसने कहा था? गिरिसन ने कहा था। और संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज बपन काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिठणम चरित स्वयंभू ने लिखा है और नय कुमार चरित पुष्पदंत ने लिखा है। पुष्पदंत ये कवि अलग, और पुष्य जिसको हिंदी का पहला कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है, वे अलग हैं। और लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा है, ये भी क्या है? सही है।
असंगत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पर सही है। जब आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हो तो लुईपा को सबसे पहले उन्होंने रखा है, और सरहपा जिसको राहुल सांकरत्या ने हिंदी का पहला कवि माना है, इनको कौन से स्थान पर रखते हैं, 6वें स्थान पर रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण पूछा गया है, माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है, समता गुण है। तो समता नाम का कोई गुण नहीं होता, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ओज गुण में क्या होता है कि टैव वर्ग की प्रधानता ओज गुण में देखने को मिलती है, और ओज गुण में क्या है कि वीर रस से संबंधित रचनाएं लिखी जाती हैं। तो सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि स्वतंत्रता से ओतप्रोत ये कविताएं, पंक्तियां हैं, किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है झांसी की रानी, वहां से पंक्तियां ली गई है। तो इसमें ओज यानी कि वीरता से संबंधित बातें की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पर सही है, ओज गुण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे चलें। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानीकार से हैं? जब आप इस पेपर को एनालिसिस करते हो तो आपको पता लग गया होगा कि एनसीईआरटी को आपको कितना डीप में पढ़ना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे बने हैं जो बिल्कुल डीप में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। तो प्रेमचंद ने, कामतानाथ ने, निर्मल वर्मा ने, प्रभु नारायण ने, यानी कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? कामतानाथ। कामतानाथ की कहानी है 8th क्लास की एनसीईआरटी में, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां कहानी है, वहां से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। और कामतानाथ यानी कि जो लेखक है, जब अपने मामा के गांव जाते हैं तो वहां पर जो बदलू काका होता है, तो लेखक उसको बदलू मामा न कहकर क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बदलू के बारे में, कि लेखक जब कई वर्षों के बाद अपने मामा के गांव जाते हैं, जब किससे मिलते हैं? बदलू काका से मिलते हैं, तब उनकी स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है लेखक के द्वारा, यानी कामतानाथ का है। निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चांदनी, सांप और बाज एनसीईआरटी में है। प्रेमचंद की मैंने बता दिया, नादान दोस्त जो आप पढ़ते हो बसंत भाग 1 में है। और जब आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो 2 बैलों की कथा है। और 11th क्लास की एनसीईआरटी में कौन सी है? नमक का दारोगा। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। एक आते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मिश्र ने ये कहा है रीतिकाल को श्रृंगार काल। कैसे याद रखोगे? लास्ट में मिश्र ऐसी बनावट है, तो श्रृंगार में भी क्या है? ऐसी ही बनावट देखने को मिली है। तो रीतिकाल को श्रृंगारिक काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगारिक काल कह चुके थे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि श्रृंगार की दृष्टि से कोई रीतिकाल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। और रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी मैटर मतलब रीतिकाल के लिए उठाया है, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने मिश्र बंधु विनोद से ज्यादातर सामग्री रीतिकाल मतलब काल को लिखने के लिए उठाई है। यानी मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये 3 भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ था? मिश्र बंधु विनोद। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की जो सामग्री लिखने के लिए उठाई है, कौन से ग्रंथ का सहारा लिया था? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का सहारा लिया था। यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। ये था आपका टीजीटी हिंदी 2022 का पेपर। आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन एग्जामिनर परोस कर रखता है और कैसे आपको फिर वो सोल्व करने होते हैं। एनसीईआरटी को भी आपको बिल्कुल डीप में पढ़ना है। और मैं बता देती हूँ, काव्य शास्त्र में रस और गुण, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपसे बार बार आपके एग्जाम में यानी टीजीटी हिंदी में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।